सितंबर का अर्थ होता है 7 होता है, परंतु वो 9वां महीना आता है। अक्टूबर का अर्थ होता है 8, लेकिन वो 10वां महीना होता है। लेकिन ये सब किसी भी शास्त्रीय कारणों की वजह से नहीं हुआ है, ये केवल मनमानी के कारण हुआ है। इसके विपरीत हमारी कालगणना जो है वो पूरी अपनी संस्कृति से और आकाश में जो नक्षत्रों का भ्रमण होता है, राशि का भ्रमण राशि के लिए से जो होता है, उसके आधार पर हुआ है और इसके शास्त्रीय कारण भी है। चैत्र मास का नाम किसी ऋषि के मन में आया कि इसको चलो आज हम चैत्र मास कहेंगे, इसको मार्गशीर्ष कहेंगे, इसको सावन कहेंगे, ऐसा थोड़ा ही है। इसके कुछ शास्त्रीय कारण है। इसको चैत्र मास इसलिए कहा गया है कि चैत्र की पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन चित्रा नक्षत्र होता है, इसलिए इसको चैत्र कहा गया है। वैशाख की पूर्णिमा जब होती है उस दिन विशाखा नक्षत्र का उदय होता है, इसलिए उसको वैशाख कहा गया है। फाल्गुन को ऐसे ही कहा गया है, जिसे हम फागुन कहते हैं। सावन को ऐसे ही कहा गया है। भादो को भाद्रपद नक्षत्र से नाम दिया गया है। इसके कुछ शास्त्रीय कारण है। किसी के मन में आया और इसीलिए चलो मनाएंगे आज से, ऐसा थोड़ा ही है। इसीलिए शास्त्रीय कारणों के आधार पर जो काल गणना हजारों वर्ष से हमारी आती है उसी को ही मनाना उचित होता है। आज का कार्यक्रम इसको उजागर करने का है। इसलिए मैं राजेश्वर राज जी का अभिनंदन करता हूं, उनके सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं कि ऐसे सब एक विषय को लेकर समाज में जाकर पुनः जागरण करने की आवश्यकता थी, उन्होंने ये प्रयास शुरू कर दिया है। जैसे कि सब लोगों ने यहाँ बोलते समय इच्छा व्यक्त की, मुझे भी लगता है धीरे धीरे इसका प्रसारण, इसकी लगन पूरे बिहार प्रदेश में होने चाहिए और सब जगह ऐसे जागरण के विषय अपने विश्व के दिवस के रूप में, प्रतिपदा के रूप में और नव वर्ष के रूप में मनाने की परंपरा शुरू होनी चाहिए। सृष्टि का माहौल बदलता है, वातावरण बदलता है। दक्षिणायन से हम उत्तरायण में आते हैं, सूरज धीरे धीरे और जल्दी आता है। ऐसे अनेक कारण है इसको मनाने के लिए, परंतु हम कुछ कारणवश इसको भूल गए हैं। लेकिन ये जो कालगणना आज की जो है अंग्रेजी पद्धति आई कब से? अंग्रेज जब यहाँ आए तब से। इसके पहले हम कहाँ थे? कौन सी कालगणना का उपयोग कर रहे थे? अंग्रेज हमको आए लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं, या समझ लीजिए 200 वर्ष हैं। तो 200 वर्ष का उसी काल का हम अभी उपयोग कर रहे हैं। उसके पहले हमारी ही तो कालगणना थी। इस परंपरा की, इस संस्कृति की, इस वैदिक परंपरा की थी। आज भी हमारे यहाँ बिहार से सटा हुआ नेपाल का देश है, नेपाल राष्ट्र है, वहाँ आज भी कालगणना हिंदू पद्धति की कालगणना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ लोग उसका उपयोग करते हैं, नेपाल में करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते अपनी परंपरा का पालन? मुझे लगता है धीरे धीरे इसको करने की आवश्यकता है। इसलिए इस कालगणना को अपनाना आवश्यक है। और यह जो पर्व है, यह पर्व हमारा है, हम सबको लगना चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, सबको संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। माननीय इंद्र जी ने हम सबको संकल्प दिया, निश्चय दिया क्या करना है, किस दिशा में जाना है। उसी संकल्प को मन में दोहराते हुए हमको यहाँ से जाने की जरूरत है। और ये संकल्प जो है किसके लिए है? हम सबके लिए, समाज के लिए है। समाज में जाकर कुछ करने की इच्छा रखने के बाद इस संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। क्या है? मैं पूरा जो
माननीय इंद्रेश जी ने जो कहा है उसको मैं अगर एक शब्द में कहूं तो इसका एक ही शब्द है, स्व का जागरण। स्व जागरण। हमारा स्व जो है, हमारा स्वत्व जो है, उसका जागरण करने की आवश्यकता है। स्व कालगणना हो, स्व परंपरा हो, स्व इतिहास हो, स्व संस्कृति हो, स्व देश हो, स्व भूगोल हो और स्व इतिहास हो, स्व जन हो, सबको मिलकर हमको स्व का जागरण करने की आवश्यकता है। आने वाला समय जो है वो स्व का जागरण करने का समय है। पूरे विश्व को अगर हम कहेंगे कि उनका गुरु हम बनेंगे, हम जरूर बनेंगे, परंतु कभी भी हम शस्त्र लेकर नहीं गए थे वहां, हम हमारा शास्त्र लेकर गए थे। हमारा शास्त्र उनके शस्त्रों पर भारी पड़ा था। इसलिए जो कि माननीय इंद्रेश जी ने जो कविता हमको सुनाई, सारे जहां से हिंदुस्तां हमारा, और हमको दोहराने के लिए भी कहा, वो भाव हमारे मन में आना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये जो कविता कवि इकबाल ने की, उस कवि ने आगे क्या लिखा है उसको भी समझना जरूरी है। उन्होंने इस देश के सब लोगों के बारे में कहा है, जो मैं बाहर जाकर अपने देश लोगों ने जो संदेश दिया, उसका संदेश कवि इकबाल ने, इकबाल की कविता है ये, कवि इकबाल ने आगे जाकर कहा है, कोई बतलावे काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े। ये अटल जी की कविता है। कोई बतलावे